नमस्ते दोस्तों, एसएसटी कॉन्सेप्ट हब बाय सोनिया के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के इतिहास का चैप्टर 5 शुरू कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले चैप्टर का नोटिस आपको मिल सके। तो बच्चों, आज के समय में हम अपना नेता चुनाव से चुनते हैं, लेकिन 3000 साल पहले राजा कैसे बनते थे? क्या उस समय भी टैक्स लिया जाता था? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इन रहस्यों का पता करते हैं और जानते हैं महाजनपद के बारे में। तो आज का हमारा चैप्टर है अध्याय 5, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो हम प्राचीन गणराज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो चैप्टर की शुरुआत होती है वो होती है एक संकरण नाम के लड़के से। ये चुनाव का दिन होता है। जब संकरण उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। संकरण जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी से समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। तो यहीं से हमारा असली चैप्टर शुरू होता है। संकरण तो आज की बात कर रहा है, लेकिन हमें उस समय के अतीत के बारे में पता करना है कि उस समय राजा कैसे बनते थे। संकरण का सवाल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि सत्ता हमेशा से एक जैसी नहीं रही। अब देखते हैं कि उस सबसे प्रसिद्ध यज्ञ के बारे में जिससे राजाओं को महान बनाया और राजाओं को चुनने में मदद होती थी। तो अब पढ़ते हैं हम, कुछ लोग शासक कैसे बने। तो अब हमारा जो टॉपिक है, कुछ लोग शासक कैसे बने। तो लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। तो जब हमारे समय में जो अब चुनाव होते हैं वो कैसे होते हैं, हम वोट डालने जाते हैं तो हमारे शासक का चुनाव होता है। लेकिन अब से पहले ऐसा नहीं था। बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। तो जो कुछ राजा बनते थे या उनको जन भी कहा जाता था, वो लोगों के द्वारा चुने जाते थे। परंतु 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। तो 3000 साल पहले क्या हुआ, राजा बनने की प्रक्रिया में बदलाव आया। कुछ बड़े बड़े यज्ञ को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तो देखिए, यज्ञ द्वारा भी राजाओं को चुना जाता था। अब कैसे चुना जाता है? मतदान के जरिए। और उसके से पहले कैसे चुना जाता था? कुछ लोग चुनते थे। और 3000 साल पहले कैसे चुना जाता था? यज्ञ द्वारा। तो ये कौन सा यज्ञ है? तो बच्चों, 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञ करके खुद को राजा के रूप में स्थापित करने लगे। यानी अब ताकत जो है वो दिखाने का तरीका बदल गया था। अब आता है सबसे रोमांचक हिस्सा, अश्वमेध यज्ञ। तो ये एक ऐसा आयोजन था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा उससे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। तो दोस्तों, राजा एक घोड़े को स्वतंत्र छोड़ देता था जिसकी रक्षा उसके सैनिक किया करते थे। अगर वह घोड़ा किसी दूसरे राज्य में गुजरा तो और उस राजा ने रोक लिया वहां पर, तो इसका मतलब होता था उस राजा को युद्ध करना होगा। लेकिन अगर वह चुपचाप घोड़े को जाने देता था तो इसका मतलब कि उस राजा ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। देखिए, यह प्रोसेस थी अश्वमेध यज्ञ की। इसके बाद हम पढ़ते हैं, इन सभी आयोजन के राजा का मुख्य स्थान होता था। तो इन ये जो जितने भी आयोजन होते थे अश्वमेध यज्ञ में, इनमें जो है राजा का मुख्य स्थान हुआ करता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल में एक विशेष आसन पर बिठाया जाता। तो जब वो राजा चुन लिया जाता था उसके बाद एक आयोजन होता था। उस आयोजन में राज सिंहासन बनता था। वो किसका होता था? वो बाघ की खाल का होता था। फिर उस पे राजा को बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। तो जो युद्ध होता था उसमें जो उसका सारथी होता था वही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजय तथा अन्य गुणों का गान करता था। तो देखिए, जो उसका सारथी हुआ करता था वो उसके गुणों का गान किया करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियां, पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करते थे।
विश्य या वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो दोस्तों, एक घोड़ा तय करता था कि कौन कितना शक्तिशाली है। अश्वमेध यज्ञ की प्रक्रिया से ही एक साधारण राजा चक्रवर्ती सम्राट बनने की राह पर निकल पड़ता था। अश्वमेध यज्ञ राजा की शक्ति का प्रतीक था, जहां सारथी उसकी वीरता की गाथाएं सुनाता था और दूसरे राजा उपहार लाते थे। अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। तो बच्चों, अभी हमने देखा कि राजा यज्ञ करते थे, लेकिन इन यज्ञों को करवाता कौन था और समाज में किसका क्या काम था, इसे समझने के लिए हमें वर्ण व्यवस्था को समझना होगा। इस टॉपिक में हम समाज के जन्म जाति की जकड़न में बंधा हुआ देखेंगे कि कैसे समाज कर्म की बजाय जाति में विश्वास करता था। तो अब चलिए हम पढ़ते हैं इस वर्ण टॉपिक को कि वर्ण क्या थे और कितने थे। तो देखिए, ये है वर्ण। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे गए थे। तो आपको पता ही होगा, जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ, तो हमारा सबसे पुराना और प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। उसके बाद जो भी ग्रंथ रचे गए उनको उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा गया। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई है। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है। तो इनमें जो अनेक प्रकार के अनुष्ठान होते थे और उनकी तिथियां और विधियां होती थी वो बताई गई हैं, इनके नियम बताए गए हैं। तो सभी चीजों का जिक्र इन ग्रंथों में किया गया है। उस समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाला तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहां कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी धनवान भी थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। तो निर्धन कौन लोग थे? पशु पालते थे, जो शिल्पकार थे, श्रमिक थे, मछली पकड़ते थे, शिकार करने वाले, ये निर्धन थे। और धनवान कौन थे? उनमें जो कुछ किसान थे, पुरोहित थे और कुछ वैभवशाली योद्धा थे, वो लोग धनवान थे। तो पुरोहित ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया था। तो वर्ण जो थे वो 4 प्रकार के थे। और ये कितने थे? इनको किसने विभाजित किया था? इनको पुरोहित ने विभाजित किया था। इनको क्या कहा जाता था? वर्ण कहते थे। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। तो देखिए, 4 वर्ण थे और चारों के अलग अलग काम हुआ करते थे। अलग अलग, प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मण का था। तो प्रथम जो दर्जा दिया गया था प्रथम वर्ण का, वो ब्राह्मण था। उनका काम क्या था? वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता। तो देखिए, इसके बदले उनको उपहार मिलता था। दूसरा जो स्थान था शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना था। क्षत्रिय का काम क्या था? युद्ध करना। ब्राह्मण का क्या काम था? अध्ययन, वेदों का अध्ययन और अध्यापन करना। क्षत्रिय का काम क्या था? युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। तीसरे स्थान पर विश्य या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी थे। तो देखिए, वैश्य में कौन लोग आते थे? कृषक, पशुपालक और व्यापारी। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। इनको यज्ञ करने का अधिकार भी प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। तो देखिए, सबसे जो नीचे माने जाते थे वो शूद्र माने जाते थे। सबसे अंतिम स्थान जो था तो वो शूद्रों का आता था। इनका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। इनको देखिए, शूद्र जो थे, इनको कोई भी अनुष्ठान या कोई कर्म करने का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। तो जो औरतें थीं, उनको भी शूद्र के समान अधिकार प्राप्त नहीं था, उनको भी शूद्र के समान माना गया था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो बच्चों, हमने पढ़ा कि कैसे समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों में से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के पास अधिकार थे, लेकिन शूद्रों और महिलाओं के साथ भेदभाव होता था। समाज की ये व्यवस्था आज भी हमारे इतिहास का एक बड़ा हिस्सा है। अब यह है कि ये लोग रहते कहाँ थे और इनके राजा कहाँ राज करते थे। देखते हैं अगले टॉपिक, जनपद में। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो जनपद होगा। हम जनपद पढ़ेंगे इसमें। इससे पहले हम इसमें देखते हैं इसमें क्या लिखा है। पुरोहित के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था
उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। तो देखिए जो ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। जो शवों को दफनाने और जलाने का काम करते थे वो अछूत वर्गों में माने जाते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इनके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। तो देखिए कुछ लोग थे जो उस समय इन चीजों का विरोध किया था, जाति प्रथा का, बल्कि कुछ लोग थे जो मान लेते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत अधिक था। तो देखिए कैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन सबको अधिकार थे और शूद्र और महिलाओं को अधिकार नहीं थे। तो कुछ लोगों ने इनका विरोध भी किया था। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए अब हम पढ़ते हैं जनपद। अब राजा सिर्फ लोगों के समूह जन का नहीं बल्कि एक खास इलाके का राजा बन गया था। तो देखिए जनपद में क्या है, अब हम आगे पढ़ते हैं। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। तो देखिए जनपद का अर्थ क्या होता है, जन प्लस पद, जहां लोग अपने पैर रखते हैं और बस जाते हैं वो जनपद कहलाते हैं। तो मतलब अब लोग इधर उधर घूमते नहीं रहते, उन्होंने बस्तियां बसा ली थी। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के हस्तिनापुर और एटा के अंतरजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। तो देखिए दोस्तों दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में खुदाई की पुरातत्वविदों ने, और इनमें जो मुख्य इलाके थे वो थे दिल्ली का पुराना किला, हस्तिनापुर जो मेरठ के पास है, और अंतरजी खेड़ा एटा के पास है। तो यहाँ पर खुदाई की और उनको पता चला कि ये यहाँ पर जनपदों की बस्तियाँ थी। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशी तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। देखिए उन्हें इसका तो पता चला कि वो झोपड़ियों में रहते थे, साथ ही उन्हें ये भी पता चला कि वो चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। आपको ये इधर एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये है चित्रित धूसर पात्र। इस तरह के जो पात्र थे वो ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के और सुंदर और चिकने थे। शायद इसका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों के भोजन के लिए किया जाता होगा। तो देखिए ये जो आपको पात्र दिख रहा है इसका नाम है चित्रित धूसर पात्र, और इसका प्रयोग जो खास लोग होते होंगे महत्वपूर्ण मौके पर उनको इनमें खाना परोसा जाता होगा। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं। देखिए जो अभी आपको मैंने दिखाया ये वाला बर्तन खुदाई में प्राप्त हुए हैं। इनके नाम से स्पष्ट है इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। देखिए आपको चित्रकारी दिख रही होगी यहाँ पर, ये चित्रकारी भी की गई है और ये बहुत ही पतली धातु से बनाए जाते थे। आमतौर पर सरल रेखा तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। जो आपको ये जो इसमें डिजाइन दिख रहा है, चित्रकारी दिख रही है, ये बहुत ही सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में किए गए थे। तो फिर देखिए दोस्तों, तो जनपद वो बस्तियां थी जहां लोग बसने लगे थे। लेकिन जब ये जनपद बड़े और शक्तिशाली होने लगे तो इन्हें क्या कहा गया, इन्हें कहा गया महाजनपद। तो हमारा अगला टॉपिक है महाजनपद। तो इसमें हम देखेंगे कि महाजनपद आज के आधुनिक शहरों की तरह कैसे थे और इनके पास विशाल दीवारें क्यों थी। तो अब हम पढ़ते हैं महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। कुछ महाजनपदों को दिखाया ही गया है, इसमें मानचित्र जो 4 है उसमें दिखाया गया है कुछ महाजनपदों को। अधिकतर महाजनपदों को एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। तो देखिए
जो कई राजधानियां मिली हैं उसमें किलेबंदी मिली है और उनके चारों तरफ लकड़ियां या ईंट की पत्थर की ऊंची दीवारें मिली है। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया गया था। तो ये जो इन्होंने दीवारें की थी अपने किले के चारों तरफ, तो हो सकता है ये अनुमान लगाया गया है कि उन्होंने राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इनका निर्माण किया होगा। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोग उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। देखिए, जब दीवारें करते होंगे तो उनका नियंत्रण भी आसान हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ा था। हजारों स्त्री, पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अधिक परिश्रम किया। देखिए, सभी स्त्री और पुरुष और बच्चों ने भी भाग लिया होगा इन सब चीज़ों को बनाने के लिए। इन संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। तो देखिए, अब जो राजा थे वो उनके पास सेना भी थी। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ेंगे। तो जो ये सिक्के का प्रयोग करते थे उसके बारे में हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। ये देखिए, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, ये कौशाम्बी किले की दीवार है। उस टाइम पे देखिए ऐसी दीवारें बनाते थे। कौशाम्बी किले की दीवार है। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। देखिए कितना विशाल तरीके से इसको बनाया गया है। ये आज की तरह की दीवार से बिल्कुल भिन्न दिखाई दे रहा है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कर, इसको हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।